नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स सामयिकी के बारे में। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, या किसी भी तरह की भर्ती एग्जाम हो, हर जगह हर परीक्षा में समसामयिकी या करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये लगभग किसी भी पेपर में 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है वो समसामयिकी या करंट अफेयर्स से आता है। तो 2024 के जो करंट अफेयर्स होंगे, अभी हम जनवरी माह का करंट अफेयर्स इसमें इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसमें 50 के करीब टॉपिक होंगे जिनको कवर करेंगे। इसी तरह हर महीने का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 2024 बीतने वाला है और इस पूरे साल का पूरा करंट अफेयर्स या समसामयिकी जो भी घटनाएं होंगी, प्रमुख घटनाएं होंगी देश के अंदर विदेशों के अंदर, उसको इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों के जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम हो और वो इसको देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईईए इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट जारी की है सरकार ने। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट में न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय उज्जैन से ईआई के अनुमानों के अनुसार भारत की बिजली मांग चीन के आगे निकल जाएगी और 2026 तक दुनिया की सबसे तेज विकास दर होगी। 2024-26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग 6.5% की वृद्धि आंकी गई है। इस मौजूद विस्तार से अगले 3 वर्षों में भारत की अतिरिक्त बिजली की मांग ब्रिटेन की कुल मांग के लगभग बराबर हो जाएगी। मतलब जो अभी इस समय ब्रिटेन में जितना बिजली का उपभोग कर रहा है, उतने से ज्यादा मांग जो है इन 2-3 वर्षों में भारत की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोयला का प्रभुत्व जारी रहेगा। ईआई ने पूर्वानुमान के अनुसार कोयला 2026 में 68% बिजली उत्पादन की जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि जबकि 2023 में कोयला का 74% की हिस्सेदारी से कम है। यह नवीकरणीय विकास के बावजूद इसमें निरंतर प्रगति को जारी रखता है। सरकार की कोशिश है कि ग्रीन ऊर्जा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कोयले का उपयोग कम किया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। लेकिन उसके बाद भी कोयला से उत्पादित बिजली की प्रतिशत जो है वो 68% रहेगा। बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रमुख विकास का चालक है। तेजी से आर्थिक विस्तार से बढ़ी हुई शीलतन और आवश्यकता बिजली की मांग में प्रमुख चालक हैं। मौसम में उतार चढ़ाव भी समय समय पर बिजली की मांग को बढ़ाते रहते हैं। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ज़्यादा एसी यूज होगा, ज़्यादा पंखे चलेंगे, ज़्यादा यूज होगा। इसी तरह ज़्यादा ठंडे पड़ेगी तो गीजर चलेगा या हीटर चलेंगे, तो इससे मांग की वृद्धि होती रहती है। परमाणु और हाइड्रोपोस पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ाने के साथ भारत अपने ऊर्जा मिश्रण विविधता लाने के लिए जल विद्युत और परमाणु उत्पादन का भी विस्तार कर रहा है। 2023 में पुनरुद्धार के लिए 11.5 गीगावाट से अधिक की रुकी हुई निजी जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से बिजली मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के फर्मों को हस्तांतरित किया है। 2023 तक परमाणु क्षमता 3 गुना करने की योजना है। 2032 तक परमाणु ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन है उसको 3 गुना और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह 2024 के खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो है लद्दाख को दी गई है।
2024 के खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभारंभ को लोगों का भी अनावरण किया गया है। क्षेत्र की जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए सीन या सान नामक हिम तेंदुआ जो है लद्दाख के ऊंचे इलाकों में जहां बर्फीली चोटियां हैं वहां पे पाया जाता है। इसको शीतकालीन खेलों का शुभांकर घोषित किया गया है और लोगों में भारतीय तिरंगे और लद्दाख के प्रतीक को एकीकृत किया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी के तहत खेलो इंडिया गेम्स ओलंपिक को बढ़ावा देने में और भारत की जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में प्रधानमंत्री की एक पहल है। खेलो इंडिया 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लद्दाख में तथा दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में होगा। लद्दाख चरण में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाएं होंगी और जम्मू चरण में स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नार्डिक स्की और गोडोला प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को प्रकाश डाला है। अंतरिम बजट में पहले वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली 4 प्रमुख चुनौतियों को सामने रखा है और जब भारत का लक्ष्य अगले 5, 6 से 7 वर्षों में 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में भारत की घरेलू प्रदर्शन विकास को गति देता है, वहीं बढ़ते वैश्वीकरण को देखते हुए वैश्विक प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धीमी गति से आर्थिक वैश्वीकरण और मित्रता की व्यापार प्रवृत्ति और विकास को प्रभावित करेगा। जैसे एआई और सेवा क्षेत्र, जो वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला है उसमें एआई और सेवा क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए बड़ा खतरा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% अधिक है। उसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा बनाम स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास के संतुलित करना बनाम वनवीकरण, ऊर्जा में परिवर्तन और एक अभ्याम्य चुनौती है। जलवायु प्रथाओं के तहत भारत का लक्ष्य 2070 तक पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा का स्विच करना है। हालांकि बढ़ती अर्थव्यवस्था ऊर्जा दरों को संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुशल कार्यबल की उपलब्धता, उद्योगों के लिए स्वास्थ्य और प्रभावशाली और उचित रूप से कुशल कार्यबल मजदूरों की आवश्यकता है को उपलब्ध होना भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विकास पर चुनौतियों के बावजूद मंत्रालय ने 2023-24 और संभावित रूप से 24-25 में भी 7% या उससे अधिक विकास दर लक्ष्य रखा है। इसके अलावा $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य में के लिए फोकस क्षेत्र, भारत ने $1 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को फोकस किया है। भारत ने 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, सामान, कपड़ा, समुद्री और कृषि, खिलौने, फार्मास्यूटिकल, जो देश को वित्तीय वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन के माल निर्यात करने के लक्ष्य का लगभग 70% हानि करने में मदद कर सकता है। जैसे इंजीनियरिंग है, ड्रोन, सोलर ट्यूब, टर्बोजेट, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे श्रेणियों के नेतृत्व में 2023 में निर्यात 107 बिलियन था, जिसे आगे बढ़ाकर $300 बिलियन करने की आवश्यकता है। दवाइयां, बायोसिमिलर और इनोवेशन दवाओं पर केंद्रित फार्मा निर्यात वर्तमान में 25 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $57 बिलियन करना है। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेयरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज जैसी श्रेणियों में कार्य 2030 से $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कपड़ा, रेडीमेड कपड़ों की तकनीकी मानव फाइबर वस्तुओं सहित कुल व्यापार निर्यात 2030 तक $57.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। समुद्री एवं कृषि उत्पाद, वित्त वर्ष 2030 से समुद्र और कृषि निर्यात $118 तक पहुंचने का अनुमान है। तो इस और खिलौने निर्यात के लिए खिलौना समूहों को बढ़ावा देने के केंद्रित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र के उल्लेखनीय वृद्धि की गई, जैसे चन्नापटना, वाराणसी, कोडापल्ली और जयपुर जैसे क्लस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलौनों बाजार को अधिक प्रवेश कर रहे हैं।
तो सरकार का ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत का निर्यात जो है वो 100 बिलियन डॉलर से ऊपर ले जाया जाए। जदगांव गांव का पुनर्विकास एवं विकास। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद उत्तरकाशी जिले में के जदगांव नामक गांव को खाली छोड़ दिया गया था, जिससे देश के बीच संबंधों पर असर पड़ा और सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान और नियंत्रित किया गया, क्योंकि निवासियों ने इसे छोड़ दिया था। सरकार की यह पहल है कि उत्तर रेगिस्तान में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें जदगांव जादुंग गांव को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्निर्माण और पुनर्वास करने का निर्णय लिया गया है। अच्छी तरह से जुड़े क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावना है। इसमें अपने वंशजों को बुलावा। पहल के हिस्से के अंदर जो उस गांव के निवासी हैं, उनके जो बाहर चले गए हैं उनको गांव में दोबारा से लाना। उसके अलावा होम स्टे को बढ़ावा देना। जो पर्यटक आएंगे उनको होम स्टे जैसी सुविधाएं, उनको घर जैसी व्यवस्था मिले, उसको प्रशिक्षण एवं सहायता, दिशा निर्देशन, अनुमोदन। होम स्टे संचालकों को चयन मूल निवासियों के वंशजों के आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। परिचालन दिशा निर्देशों का अंतिम रूप दे दिया गया और इस पहल को समय पर लागू करने की प्रतिबद्धता है। आप इस योजना का उद्देश्य रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जहां दुर्गम परिस्थितियां हैं वहां से लोग निकलकर बाहर जाके बस जाते हैं या बड़े शहरों में जाके चला, वो गांव एक तरफ भूतिहा गांव हो जाते हैं, मतलब वहाँ कोई रहता ही नहीं, क्योंकि छोटे गांव होते हैं, 10 घर, 5 घर, 2 घर के गांव होते हैं। तो ऐसे गांवों को सरकार जो है वहां से दोबारा लोग बसें वहाँ, इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वहाँ होम स्टे के लिए लोगों को ले जा रही है। इनसेट 3D उपग्रह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो संगठन इसरो ने अपने उन्नत मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को आगामी परीक्षण के लिए हरिकोटा से श्रीधवन अंतरिक्ष CDS के लिए हरी झंडी दिखा दी है। 275 किलोग्राम के उपग्रह ने मंगलुरु में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में असेंबल किया गया है और अपना परीक्षण पूरा किया। यह अब GSLV 114 पर फरवरी के मध्य में निर्धारित उड़ान भरने के तैयार है। इस उपग्रह से मौसम विज्ञान सेवाओं में निरंतरता बढ़ेगी, अवलोकन के लिए उन्नत उपकरण मिलेंगे, उन्नत निगरानी क्षमताएं इससे बढ़ेगी, स्वदेशी उपकरण उत्पादन। इनसैट 3D को एंड टू एंड उपग्रह निर्माण इसरो की विशेषता का लाभ उठाते हुए पूरी तरह से इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। मतलब मेक इन इंडिया के तहत भारतीय उद्योगों में विभिन्न कार्य पैकेज के अंतरिक्ष उत्पादन में पूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना इस साल 3 प्रमुख युद्धाभ्यास करेगी, जिसमें भारतीय रक्षा बलों को एकजुटता पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि वह थिंक कमांड स्थापित करने की दिशा में आगे काम आएगा। जिसमें पहला है वायुशक्ति 2024। यह पहला युद्धाभ्यास वायुशक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की मारक क्षमता का प्रदर्शन होगा। यह 17 फरवरी को जैसलमेर में प्रमुख मारक क्षमता शो में के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें IF अपने सभी फ्रंटलाइन विमानों जैसे तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, LCA तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 का उपयोग करेगी। इसमें हमलावर हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया गया है। दूसरा है गगनशक्ति अभ्यास। अगला युद्धाभ्यास गगनशक्ति अभ्यास है, जो अप्रैल 2024 के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें लद्दाख के हिंद महासागर और भुज में अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण भारतीय वायुसेना की पूर्ण पैमाने पर सक्रियता देखी जाएगी। एक सेकंड। तीसरा है तरंग शक्ति 2000। तीसरा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 नामक पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका,
जैसे प्रमुख वायुसेनाओं की भागीदारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जोधपुर एयरबेस पर अगस्त 2024 में वार गेम की योजना बनाई गई है। जून तक सटीक विदेशी प्रतिभागियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पिछले साल भारतीय वायुसेना यूरोप, पश्चिम एशिया, एशियन प्रशांत और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाए। 30 जनवरी को भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाएगा। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव के कारण अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए पीड़ितों को मल्टीड्रग्स थेरेपी की आवश्यकता होती है। इस थेरेपी के तहत पीड़ित को 6 माह से 1 वर्ष की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बैक्टीरिया रोग है या माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं तथा आंखों को प्रभावित करता है। भारत में इसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगा। उत्तराखंड सरकार ने 5 से 8 फरवरी को विधानसभा सत्र में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। यह प्रमुख विधेयक 2022 में भाजपा के चुनावी वादों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यूसीसी लागू करना चाहती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार उससे पहले एक कमेटी का गठन करती है। अंजना देसाई के अध्यक्षता में वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है और अब उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक जो है विधानसभा में पारित किया जाएगा। यूसीसी बिल का उद्देश्य जो है, विधेयक का उद्देश्य धर्म के आधार पर नागरिक कानूनों में भेदभाव और मनमानी को खत्म करना। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के संबंध में एक समान कानून लागू करना। एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने दिसंबर 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है, वर्तमान मस्जिद संरचना के निर्माण से पहले स्थान पर एक हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद है। प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया। एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में ग्राउंड प्रेडिक्टिंग रडार, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और वैज्ञानिक डेटिंग विधियों का इस्तेमाल किया। इन उन्नत तकनीकों से बिना खुदाई के भूमि के अंदर संरचनाओं, कलाकृतियों के सटीक स्थान और साइट पर बहुत पुरानी वस्तुओं के उनके बारे में सबूत प्रदान किया गया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखी गई फारसी पुस्तक मासीर आलमगीरी में 1969 में भारत भर में राज्यपालों को हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से काशी में विश्वनाथ मंदिर को भी ढाया गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। एएसआई रिपोर्ट में वास्तुकला और मूर्तिकला विशेषों पर प्रकाश डाला है, जो दावा करते हैं कि वर्तमान मस्जिद के संरचना के नीचे पहले हिंदू मंदिर मौजूद था। इसमें सजी हुई मंदिर की दीवारें हिंदू पौराणिक नक्काशी वाले खंभे 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के हैं। 1100 से अधिक कर्मियों को वीरता और सेवा पदक। गृह मंत्रालय ने भारत के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह होता है और उसके उपलक्ष्य में भारत में पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, विशिष्ट सेवा मेडल, बहुत सारे पदक वीरता पुरस्कार सेनाओं को दिए जाते हैं। तो उसमें से 1100 से अधिक कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्राप्त हुए हैं। गृह मंत्रालय भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहले पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं में 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की है। पुरस्कारों की 4 श्रेणियां वर्गीकृत हैं, जिसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक। सेवा के दौरान बहादुरी कार्यों के साथ साथ सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने वाले लोगों को ये पदक दिया जाता है। 227 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें 275 वीरता पदक शामिल हैं
और 2 वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। पुरस्कारों का क्षेत्रीय वितरण। वीरता पदक प्राप्त करने वाले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 119 पुलिस पुरस्कार विजेता हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 133 पुरस्कार विजेता हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के हैं। 2024 पद्म पुरस्कार के विजेता। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो विभिन्न क्षेत्रों के आधार असाधारण सहयोग योगदान को मान्यता देते हुए 3 श्रेणियों में पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से प्रदान किया जाए। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के पहले की जाती है। इस वर्ष कुल 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। व्यापक सूची में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के 5 प्राप्तकर्ता हैं। 17 प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त होगा और 110 प्रत्येक व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अभिनेता चिरंजीवी, प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इनको दिया जाए और प्रसिद्ध नृत्यांगना वैजयंती माला शामिल है, वैजयंती बाली शामिल है। पद्म भूषण में 17 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुना गया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, प्रख्यात कला संरक्षक किरण नादार, चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर और वरिष्ठ भाजपा नेता अलो अलो अलोनचेरी राजगोपालन शामिल है। पद्मश्री पुरस्कारों में 110 लोगों को मिला है, जिसमें गायिका उषा उत्थुप, दिवंगत अभिनेता विजयकांत, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू और भारत भर में जमीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों को मिला है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान चुनाव जीता। भूटान में अभी केंद्रीय चुनाव हुए थे वहां की लोकसभा के लिए, जिसमें 10 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी टीबी को 47 में से 30 सीटों के साथ विजेता घोषित किया है। भूटान ट्राइबल पार्टी 17 सीटों के साथ विपक्षी पार्टी बन गई। लोकतांत्रिकरण के चौथा राष्ट्रीय असेंबली चुनाव था। भूटान और भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं और भारत की बहुत सारी बिजली परियोजनाएं वहां चलती हैं और एक तरह से भारत और भूटान की जो संबंध हैं वो सभी देशों से अलग हटके हैं और भारत निरंतर भूटान के साथ खड़ा रहता है। उसकी विकास परियोजनाओं के लिए वो फंड देता रहता है। रक्षा मंत्रालय ने तेज गश्ती जहाजों के लिए 1070 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बल के 14 फास्ट पेट्रोल वेसल पीएफबी के निर्माण के लिए मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर लिमिटेड एमडीएल मुंबई के साथ 1070 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इन स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित बहुद्देशीय जवाबों की डिलीवरी 63 महीनों में की जाएगी। बहुद्देशीय ड्रोन, दूर से संचालित जल बचाव प्रणाली, एआई क्षमताओं अधिक जैसे उन्नत सुविधाओं से लैस आधुनिक पीएफबी बहुआयामी समुद्री चुनौती से निपटने में मदद करेंगे। इन जहाजों के मिलने से मत्स्य पालन और संरक्षण निगरानी होगी, तस्कर विरोधी निगरानी होगी, उथले पानी में खोज और बचाव अभियान होगा, संकट में जहाजों की सहायता होगी, समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और इससे समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें तेज गश्ती उन्नत सुविधाओं उपकरणों से भरे जाएंगे। निगरानी प्रणाली बढ़ाई जाएगी। हवाई निगरानी के लिए बहुउद्देशीय ड्रोन, ट्रैकिंग के लिए रडार और संचार, नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सुरक्षा और बचाव गियर, ये सब चीजें इसमें शामिल की जाए। इसको शामिल करने से भारत की जो समुद्री सुरक्षा होगी वो मजबूत होगी और त्वरित बचाव कार्य या अवैध रूप से जो घुसपैठ होती है समुद्री क्षेत्र से, इसको रोकने में मदद मिलेगी।
26 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 26 जनवरी को गोपनीयता दिवस डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य जो है गोपनीयता सभी व्यक्तियों के ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक साधन है। यह डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है बन गया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय से, क्योंकि अधिक लोग वर्चुअल दुनिया में समय बिताने लगे हैं। किसी भी गोपनीयता की रक्षा करने की विफलता के कारण परिणामस्वरूप शोषण के साथ साथ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अपराधी हो सकता है। लोग डेटा को लेकर अधिक चिंतित क्यों हैं? व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मैसेजिंग ऐप के प्रसार के साथ लोग अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। एप्लीकेशन द्वारा शुरू की गई सुरक्षा डेटा गोपनीय सुरक्षित करने के लिए कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं शुरू की हैं। सुविधा सुनिश्चित करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान किसी भी दिखाई न दे और बातचीत में शामिल 2 लोगों तक सीमित रहे। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब है, क्योंकि अब वर्चुअल दुनिया है, लोग ज़्यादा से हर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे ज़्यादा समय बिताते हैं और वहाँ उनकी निजी जानकारियाँ होती हैं। एक दूसरे से वो क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज पे वार्तालाप हो रही है, या तो वो कहीं लीक ना हो जाए। इसलिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए 28 जनवरी को वो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है हर साल। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता संग्रामी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब का खिताब दिया। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनकी टिकड़ी जो है बाल, पाल और लाल। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ। उनके पिताजी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनकी जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय बाल पाल नाम समूह के सदस्य। उन्हें पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के देश भर में लोगों को एकजुट किया। आंदोलन लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय के बेहद प्रभावित थे। उन्होंने साइमन कमीशन का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें उनको बुरी तरह से वो जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका मृत्यु हो गई। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्म दिवस मनाया जाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा। बिहार केंद्र सरकार ने बिहार के दिवंगत नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठाकुर 1924 से 1924 में इनका जन्म हुआ और 1928 तक वो जीवित रहे। नाई समुदाय से होने के बाद वो बिहार के सबसे बड़े पिछड़ी जाति के नेता के रूप में उभरे। कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कारावास की सजा भी भुगती। और उसके बाद वो उन्होंने 1947 के बाद एक कार्यकाल को छोड़कर विधायक के रूप में लंबे समय तक बिहार के वो असेंबली सदस्य रहे और 1970 के दशक में 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे और एक बार वो शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जनवरी अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस। होलोकॉस्ट
यूरोप में जब यहूदियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और पूरे यूरोप में वो मारे जा रहे थे, उसी के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी 2022 को होलोकास्ट में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस चिन्हित किया है। मुख्य बिंदु यह है, हम यह दिन नाजीवाद के लाखों अन्य पीड़ितों को भी सम्मानित करता है। इस दिवस के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने हर सदस्य राज्य के भविष्य में नरसंहार को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने का भी आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्ले संस्मरण दिवस की थीम स्मृति, गरिमा और न्याय। यह थीम ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय याद करने के लिए प्रदान करता है या घृणा को चुनौती देने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है और एकजुटता को मजबूत करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गतिविधियां। संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकारों में संस्कृत विरासत और परंपराओं, इतिहास और उनकी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए बचे लोगों द्वारा किए गए कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। होलोकॉस्ट स्मरण और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। यूएन चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी पीड़ितों की याद में एक वर्चुअल कंसर्ट भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणय दिवस, प्रणय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रणय स्मरण दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। 1933 से 1945 के दौरान नाज़ी जर्मनी द्वारा प्ले के परिणाम के तहत 1/3 यहूदियों लोगों अन्य अल्पसंख्यकों अन्य सदस्यों को हत्या कर दी गई है। 27 जनवरी को इस दिन को मनाने के लिए चुना गया था क्योंकि इसी तारीख को रेड आर्मी ने 1945 में ऑश्विट्ज़ उत्पीड़न शिविर को मुक्त कराया था। होलोकास्ट को सोह के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार था। 1941 और 45 के दौरान नाजी जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों को हत्या कर दी गई थी। कैमरून ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। कैमरून देश है, उसने अपने देश में मलेरिया को मुक्त करने के लिए 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है जो 2 वर्षों तक 2.5 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा। वैश्विक मलेरिया मृत्यु दर का 95% अफ्रीका में होता है, इसलिए यह संक्रमण राष्ट्र लाना महत्वपूर्ण है। हांगकांग को पछाड़कर भारत बना दुनिया के चौथे सबसे बड़ा शेयर मार्केट। भारत ने हांगकांग और को बाजार पूरीकरण पहली बार हांगकांग से आगे निकल गया है, जिससे अब विश्व के चौथे सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारत। वैश्विक पूंजी प्रवाह के साथ अनुकूल घरेलू विकास गतिशीलता ने भारत की बाजार रैली को संचालित किया है। $4 ट्रिलियन के मील का पत्थर पार करना। 23 जनवरी तक भारत के शेयर बाजार ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सूची कंपनियों का कुल मूल्यांकन 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर के पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया है। अब केवल अमेरिका, चीन, जापान के पास इससे बड़े शेयर बाजार इक्विटी बाजार हैं। यह उपलब्ध भारत की तेजी से शेयर बाजार विस्तार को दर्शाता है। इसका बाजार पूरीकरण केवल 4 वर्षों में $2 ट्रिलियन से दुगना हो गया है। मतलब 4 वर्ष पहले हम $2 ट्रिलियन पे थे शेयर बाजार की मार्केट में, अब हम $4 ट्रिलियन से ऊपर हो गए हैं। भारत चीन और हांगकांग से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निरंतर उससे अच्छा काम कर रहा है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके उद्देश्य सभी स्तरों पर लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य देश भर में बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसमें सुधार करने की कार्रवाई करना, योजनाओं के तथा पहलों के द्वारा बालिकाओं को सशक्तिकरण के नए अवसर उपलब्ध कराना, बालिकाओं को विकास के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में
मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी अधिकार और विवाद में संरक्षण प्रदान करना। हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिससे लिंग अनुपात के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना, इसके अलावा बालिकाओं के भरण पोषण, उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी कानूनी अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करना और संरक्षण प्रदान करना। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति एवं विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस प्रस्ताव को 58 देशों ने तैयार किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का चौथा संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व में, और हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण शुरू किया। भारत और किर्गिस्तान ने सैन्य संयुक्त अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण शुरू किया है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के 11वां संस्करण 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, जो सप्ताह भर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग बढ़ावा देना और आतंकवादी विरोधी अभियानों को विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना। खंजर अभ्यास क्या है? खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों के बारी बारी आयोजित किया जाता है। इसका 11वां संस्करण भारत में हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इसका उद्देश्य जो है विशेष बल कौशल को निखारने पर केंद्रित करना, जिसमें निष्कर्ष और घात तकनीक शामिल है। उसका उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के जैसे सुरक्षा खतरों से निपटना। प्रतिभागी इसमें भारतीय दल में विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट के विशेष बलों के 20 कर्मी शामिल हैं। किर्गिस्तान की टुकड़ी में स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 कर्मी शामिल हैं। दोनों पक्ष वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सौर ऊर्जा, हर घर में सौर ऊर्जा, हर घर की छत पर सौर ऊर्जा, ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इस योजना के उद्देश्य भारत के नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घर के बिजली बिल को कम करना है। इसका जो मुख्य बिंदु है, प्रधानमंत्री सूर्य योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सौर प्रणालियों स्थापित करके छत पर सौर ऊर्जा का तेजी से विकास करना। यह आवासीय उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर को अपनाने को किफायती बनाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब भारत में 1 करोड़ घरों पे की छतों पे सौर प्लांट लगाने की योजना है, जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। इसमें 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, हर किलोवाट के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी निर्धारित है। और सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में देश के 1 करोड़ घरों से ज्यादा घरों पे सोलर रूफटॉप का निर्माण किया जाए, जिससे नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस योजना की घोषणा अभी क्यों की गई है? यह योजना भारत द्वारा मौजूदा रूफटॉप सोलर कार्यक्रम 2022 की 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता के अपने प्रारंभिक लक्ष्य से चूक गई है। यह नई योजना 2026 तक विस्तारित समय सीमा तक 40 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन को संकेत देती है। इसका यह लाभ होगा कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा तक पहुंचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन भी करेगी, जिससे सौर ऊर्जा का प्रमुख योगदान होने की उम्मीद है। व्यापक रूप से छत पर सौर ऊर्जा अपनाने से
ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, जर्नल के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की और भारत की आजादी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उठाई। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। पहले इसको नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के नाम से जाना जाता था। इसको भारत सरकार ने अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। नेताजी एक भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म कटक में हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की थी और बाद में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। नेताजी 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में 1920 और 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया है। जय हिंद शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ गढ़ा हुआ नारा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी को 1925 में उनके राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण जेल में डाल दिया गया था। बाद में 1927 में छोड़ दिया गया। इनकी रिहाई के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी बने। उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया। 1941 में बोस अफगानिस्तान के रास्ते, सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी चले गए। जर्मनी में जर्मन नेताओं, अन्य भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनीतिक नेताओं से मिले। उन्होंने 4500 भारतीयों सैनिकों के साथ इंडियन लीगन की स्थापना की। इन सैनिकों को उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी द्वारा कैद किया गया था। 1943 में उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया और इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्जीवित किया। तो इस तरह नेताजी ने अपना योगदान दिया भारत की स्वतंत्रता में। आरबीआई ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की। आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 की आर्थिक गतिविधियों को 2024 में बनाए रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति पर काबू पाना और ग्रामीण और उद्योग वृद्धि को बढ़ावा देना वास्तव में सामूहिक विस्तार के लिए आवश्यक है। मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। 2024-25 में 7% से घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए मुद्रास्फीति को महंगाई को 2024 में दूसरी तिमाही तक 4% लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। निजी निवेश की भीड़, सरकारी बुनियादी ढांचे पर जोर देने से उपभोक्ता के साथ साथ निजी पूंजीगत व्यय को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निवेश पूरक व्यय के साथ 2023 बाधाओं के बावजूद मजबूती से समाप्त हुआ है। एशिया वैश्विक विस्तार का नेतृत्व किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें एशिया 2024 तक समग्र विकास में सक्रिय और वैश्विक व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वित्तीय क्षेत्र का शुद्धिकरण आवश्यक। बैंक बैलेंस शीट को और मजबूत करें, संपत्तियों को गुणवत्ता में सुधार करने और भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए बाहरी संतुलन लाभ को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण सुधार अभी भी आरंभिक है। जहां विवेकाधीन खर्च में जोरदार बढ़ोतरी हो रही है और शहरी खपत में सुधार हो रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि धीमी बनी हुई है। ईंधन की कीमतों और कमी से कृषि मशीनीकरण में तेजी से आ सकती है। ग्रामीण क्रय शक्ति भी बढ़ सकती है। निवेश आकर्षित करने के लिए कारोबार को उत्पन्न बनाना होगा। भारत का लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत दुनिया के लिए विनिर्माण का विस्तार करना, वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यबल को कुशल बनाकर राष्ट्रीय कौशल योग्यता व ढांचों को लागू करने में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। 2024 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की। फायर पावर ग्लोबल रैंकिंग मतलब देश की सेनाएं कितनी मजबूत हैं। सैन्य ताकत में रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद रूस है, चीन दूसरे पे और तीसरे स्थान पर भारत है। मतलब रूस और चीन को दूसरे नंबर पर रखा गया है
और तीसरे नंबर पे भारत को रखा। भारत दूसरे वर्ष चौथे स्थान पर रहा है। नहीं, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारत है। भारत लगातार 2 वर्षों से चौथे रैंक पर रहा है सैन्य पावर के हिसाब से। पाकिस्तान 9वें स्थान पर है और इटली 10वें स्थान पर है। शीर्ष 10 अन्य देशों में दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जापान और तुर्की है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग प्रत्येक देश के सैन्य संसाधनों, उद्योगों, भूगोल, जनशक्ति, प्रौद्योगिकी स्तर के जैसे कारकों को आंकती है। भारत की सैन्य क्षमताएं। भारत 2024 भारत पावर में फायर पावर रैंकिंग में विश्व स्तर पर चौथी महाशक्ति के सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 1.4 मिलियन से अधिक सक्रिय कर्मियों के साथ भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। हालांकि इसका 76.6 अरब डॉलर का रक्षा बजट अमेरिका के 714 अरब डॉलर और चीन के 209 अरब डॉलर से काफी पीछे है। भारत 70% अपने हथियार विदेशों से आता करता है, लेकिन भारत मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश में है। मसौदा भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के मसौदा पर सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की है। इस विधेयक का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों का आधुनिक बनाना और 1899 स्टाम्प अधिनियम को प्रस्थापित करना। इसमें पुरातन नीतियों को अपडेट करना है। स्टाम्प अधिनियम में क्या शामिल है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने वाली कानूनी समझौते और दस्तावेजों को स्टाम्प के रूप में शुल्क लगता है। इनमें संपत्ति बिक्री समझौते, पट्टा अनुबंध, पावर ऑफ अटर्नी, कागजात आदि शामिल हैं। दरें दस्तावेज प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं। राज्यों के लिए राज्य संग्रह, मतलब स्टाम्प जो है केंद्र सरकार जारी करती है। ये स्टाम्प हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं, मतलब एक तरह से संपत्ति की खरीद बिक्री होती है, या कोई पट्टा अनुबंध होता है, या पावर ऑफ अटर्नी होती है, ये कागजात में शामिल होता है। या कहीं कहीं वैसे भी तो वो स्टाम्प का जो पैसा होता है वो राज्य सरकारों के राजस्व में योगदान देता है। लेकिन इसमें कभी कभी चोरी की भी शिकायतें आती हैं, जिस वजह से सरकार ये लेके आई है। और अब जो है स्टाम्प जो है डिजिटल स्टाम्प का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। इससे शुल्क चोरी रोकना नए स्टाम्प कानून के प्रमुख कारण। प्रस्तावित भारतीय स्टाम्प विधेयक 2000 स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को वर्तमान वास्तविकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप बनाएगा। इसके लिए 1899 स्टाम्प अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त करने और समकालीन संदर्भ के नया कानून बनाने की आवश्यकता है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की घोषणा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात में एमएसएमई और स्टार्टअप भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आगामी ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। पुनर्गठित व्यापार मंडल की दूसरी बैठक में इसकी घोषणा की। इस पोर्टल का लक्ष्य छोटे और मध्यम व्यापारियों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना, और यह 3-4 महीनों में चालू हो जाएगा। इसमें जो छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले लोग हैं उसको फायदा होगा। उनके निर्यात और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। एक मंच एक संसाधन पर निर्यात पोर्टल को अधिकारियों और डोमेन विशेषज्ञों के संपर्क वितरण सहित निर्यात से संबंधित हर चीज के लिए वन स्टॉप संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब एक ही जगह आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इससे निर्यात लक्ष्य की समीक्षा भी हो जाए। बोर्ड ने 2030 में भारत के $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य, नई विदेश व्यापार नीति, प्राथमिकताओं और निर्यात वृद्धि को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की है। निर्यात प्रबंधन परिषद ईईपीसी इंडिया ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जलमार्गों और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी और प्रोत्साहन का सुझाव दिया है। पर्यावरण हरित दावे करने वाले विज्ञापनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने व्यापक पर्यावरणीय दावों को रोकने के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं, जिन्हें ग्रीन वॉशिंग के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। 15 फरवरी 2024 से प्रभावी आदेश देते हैं कि विज्ञापनों में हरित दावे विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और पारदर्शी होने चाहिए। विश्वसनीयता हरित दावे को सुनिश्चित करना, भ्रामक दावों पर अंकुश लगाना, वास्तविक हरित उत्पादों का समर्थन करना, या निर्देश रूप से हरित वस्तुओं की पेशकश करने वाले ब्रांडों को इच्छुक पर्यावरण जागरूक खरीदारों को अपने पर्यावरणीय लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषण करने की अनुमति देता है।
और यह सभी क्षेत्रों में प्रामाणिक और टिकाऊ परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। एमपी लैंड के तहत फंड का प्रवाह तय करने के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। ई साक्षी ऐप, एमपी लैंड क्या होता है? एमपी लैंड हर साल लोकसभा सांसदों को 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनको एमपी लैंड दिया जाता है, लेकिन उसमें काफी सारी विसंगतियां रहती हैं। एमपी लैंड में बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो समय से पूरा नहीं हो पाती, या उनमें व्यय ज्यादा हो जाता है या उनकी लागत बढ़ जाती है। इसलिए जो है ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। एमपी लैंड प्रबंधन में सुधार होगा। ई साक्षी ऐप लॉन्च में प्रबंधन और दक्षता को मजबूत करने का मंत्रालय चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। पिछले साल मंत्रालय सांसदों को निर्वाचित क्षेत्रों के आवश्यक कार्यों को बेहतर ढंग निर्देशित करने में मदद करने के लिए एमपी लैंड के लिए संशोधित दिशा निर्देश पेश किए थे। संशोधित एमपी लैंड में मुख्य पहलुओं में शामिल है, जिसमें प्रत्येक सदस्य सांसद को किस्तों के बजाय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 5 करोड़ रुपए पूरी वार्षिक राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। यह सांसदों को निधि निवृत्तियों की प्रतीक्षा किए बिना कार्यों की अनुशंसा करने की अनुमति देता है। वास्तविक समय में एमपी लैंड की प्रगति और धन के कार्यों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए साक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें यह है कि साल की शुरुआत में ही सभी एमपीओ को सांसदों को 5 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जाएंगे, और उसके बाद वो अपने हिसाब से उसको अपने क्षेत्र में खर्चा कर सकते हैं। मतलब उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तो फंड रिलीज होगा, फिर वो योजना बनाएंगे। और उसके अलावा इस साक्षी पोर्टल के माध्यम से वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, किस जगह खर्चा हो रहा है, उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी और समय पे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए। 2 लाख से अधिक एमपी लैंड कार्य लंबित हैं, इस वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एमपी लैंड बढ़ाने की भी मांग है। लंबित कार्यों की बड़ी मात्रा को देखते हुए लगभग 2 लाख एमपी लैंड विलंब से चल रहे हैं। तो कुछ सांसदों ने यह मांग की है कि प्रतिवर्ष वार्षिक 5 करोड़ की बजाय 10 करोड़ रुपए एमपी लैंड किया जाए। यह तर्क है कि वे अपने घटकों के लिए अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने में सक्षम होंगे। नवा पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नवा पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल 18-20 जनवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह एक राज्य उत्सव घोषित किया है। यह वन्य जीव प्राणी संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। फोकस और हार्नबिल प्रजाति रिजर्व में 4 हार्नबिल प्रजातियां हैं। ये पक्षी हैं जो वन्य जीव संरक्षण में ओरिएंटल पाइन, ग्रेट इंडियन रूफ नेक और लुप्तवायर थेड हार्नबिल सप्ताह भर चलने वाला है कार्यक्रम प्रतिष्ठित पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, जिनमें इन चारों पक्षियों के संवर्धन संरक्षण पे फोकस किया जाएगा, इन पर लोगों पर जागरूकता की जाएगी। इसमें आगामी संक्षोभ में गतिविधियां होंगी, जिसमें पक्षी दर्शन, साहित्य प्रतियोगिता, पैनल चर्चा, जनजातीय नृत्य, तंत्र प्रदर्शन, रिवर वॉक, स्थानीय भोजन, ये सब गतिविधियां इसमें आयोजित की जाएंगी। वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन बस्तियों की खोज गई है। वडनगर गुजरात में वडनगर है, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जन्म स्थान भी है। वहां पे एक 800 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती खोजी गई है। विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने वडनगर गुजरात में 800 ईसा पूर्व की एक मानव बस्ती के खोजने के प्रमाण देखे हैं, जिसमें मौर्य, इंडो, ग्रीक, हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक साक्ष्य क्रमिक काल में पाए गए हैं। स्थानीय निपटान के रूप में वडनगर की गहरी खुदाई वडनगर को भारत के अब तक खोजे गए एक ही किले के भीतर सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर बनाती है। इसकी विशासन स्थायी विरासत के बदले राज्यों, आक्रमणों, धर्मों तक फैली हुई बौद्ध और हिंदू और जैन से लेकर इस्लामिक प्रभावों को दर्शाती है। तो वडनगर में 800 ईसा पूर्व की एक बस्ती खोजी गई है, जो बौद्ध, जैन
इस्लाम, हिंदू, जो जो वहाँ आते गए उनके उनके क्या प्रभाव रहे और जलवायु परिवर्तन के द्वारा वो जगह कैसे परिवर्तित हुई, इस सब के बारे में। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 जारी की गई। आर्थिक विकास मंच WEF ने हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण सहित 5 प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग रुझानों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस रिपोर्ट में पाया गया है 2020 से पहले वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग संस्थाएं धीरे धीरे लगातार सुधार कर रहे हैं, जबकि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद स्वास्थ्य और वैश्विक सहयोग में गिरावट शुरू हो गई है। जीवन प्रत्याशा गिरना, जो लोगों की 2019 में 72 वर्ष जीने की एक मिनिमम आयु थी, वो 2021 में घटकर 71 हो गई है। तो लोगों की जीवन प्रत्याशा गिर रही है। इसके उलट बड़े पैमाने पर कोविड-19 संबंधित मौतों के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के विचलन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मातृ दर में वृद्धि, दशकों से शुरुआत के बाद मातृ दर 2020 में पहली बार बढ़कर 1 लाख जीवित जन्मों पर 152 मृत्यु हो गई है। मातृ दर मतलब जो माताएं बच्चा जन्म देती हैं, उनमें 1 लाख माताओं में 152 की मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देते समय। यह अनुमानित वैश्विक मातृ दर 70% उप सहारा अफ्रीका में दर्ज किया गया है। मतलब जो साउथ अफ्रीकी या अफ्रीकी रीजन है, उसमें ये दर 70% के करीब है। नवीकरण वैश्विक सहयोग की आवश्यकताओं वाले क्षेत्र, महामारी के तत्काल प्रभाव वाले कम होने के लिए WEF ने रिपोर्ट में स्वास्थ्य पर नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। जैसे बुनियादी अनुसंधान, पुरानी बीमारियों से लेकर उभरती बीमारियों के परीक्षणों और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार, बुनियादी सुधार अनुसंधान की आवश्यकता है। गैर कानूनी टैक्स पर रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य पर देखभाल, उम्रदराज आबादी, सभी देशों में वृद्ध होती आबादी की जरूरतों को बेहतर ढंग से कैसे शामिल करना है और उसका समर्थन कैसे करना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 जारी किए गए हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 जारी किया है। भारत में जीवंत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर उद्योग संवर्धन और आर्थिक व्यापार विभाग DPIIT ने प्रतिष्ठित पुरस्कार स्टार्टअप के विजेताओं की घोषणा की है। विजेता स्टार्टअप के उदाहरण जैसे रक्षा तकनीक, एक्सिल एरो रक्षा उत्पादन के लिए उत्पन्न एरोस्पेस सिस्टम प्रदान करता है। हस्तशिल्प से देसी मिट्टी, विभिन्न भारतीय राज्यों में कला रूपों को प्रदर्शित करने वाली लग्जरी सेरेमिक उत्पाद पेश करता है। हेल्थ टेक, ब्लैक फ्लैग टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन में आयुष टेक्नोलॉजी, कंपनियों ने IIoT के साथ निरंतर स्थिरता लक्ष्य हासिल करने में मदद की है। नव प्रबंधन और स्वास्थ्य का प्रचार, रक्षा तकनीक से लेकर स्थिरता तक पुरस्कार विजेता स्टार्टअप की विस्तृत श्रृंखला पूरे भारत में नवाचार के प्रसार के प्रकाश डालती है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024, उत्साहपूर्ण माहौल को जोड़ते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगामी मील के पत्थर 2024 के स्टार्टअप महाकुंभ की घोषणा की है, जिसमें उद्यमियों, निवेशकों, नवप्रवर्तन की विशाल शाखा का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। इसमें प्रमुख आंकड़े हैं। अनुप्रयोग और स्थान, इस वर्ष 2324 स्टार्टअप के आवेदन किया था। 2022 में कुल 2600 की तुलना में सबमिशन 12% कम है। अधिकांश आवेदन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से आए हैं। स्टार्टअप का मतलब जो कोई नई कंपनी या कोई नया इनोवेशन, कोई नई तकनीक का विकास जो समाज और जो चीज़ों को सरल करे, वो है। उसमें जो है 2023 के स्टार्टअप के पुरस्कार दिए गए हैं। भारतीय और थाईलैंड ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का उद्घाटन किया। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। भारतीय थाई जहाजों ने लिया भाग। भारतीय नौसेना और थाई नौसेना के जो वहाँ की रॉयल
नेवी आर्मी है, उनके गश्ती जहाज HMTS पूचफ खीरी खान ने किया। समन्वय गश्ती इंडो थाई कार्य भी साथ में आयोजित की गई थी। तो भारतीय नौसेना जहाजों में पुलिस और LCO 56 ने भाग लिया। दोनों देशों ने निर्मित मतलब भारत और थाईलैंड ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। वायु सेनाएं समुद्री अभ्यास में भी शामिल हुई। भारत और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास में समुद्री चरण में दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमानों में भाग लिया। हथियार फायरिंग नौसेना अभ्यास के साथ साथ सतह जहाज रोधी वायु अभ्यास भी आयोजित किया गया। भारतीय क्षेत्रीय नौसैनिक संबंध देश के लिए समुद्री विकास और सुरक्षा के लिए सागर दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इसकी नौसेना हिंद महासागर में देशों के साथ एक सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। थाईलैंड के साथ उद्घाटन नौसेना अभ्यास बढ़ते द्विपक्षीय नौसेना सहयोग पर प्रकाश डालता है। एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की गई है। देश के अंदर एक वाहन और एक फास्टैग पहल शुरू की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कक्षा को बढ़ावा देना और टोल प्लाजा पर यातायात की आवाजाही को सुधार करना। प्रति वाहन कई टैग और KYC उल्लंघन के बढ़ते मामलों के बाद NHAI ने फैसला किया है। कुछ वाहन मालिक भी ठीक से टैग नहीं लगाते, जिससे टोल प्लाजा पर देरी होती है। फास्टैग का दुरुपयोग यह पहल कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के उपयोग करने या एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग जैसी प्रथाओं को बंद करने के लिए टोल संग्रह प्रणाली को कमजोर करता है। इसके अलावा अपडेट KYC अनुपालन मतलब फास्टैग की जो KYC होती है उसमें RBI के अनुसार फास्टैग KYC के लिए उपलब्ध दस्तावेज हैं ID, पता, जमा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब NHAI ने एक जो टोल कटता है वो फास्टैग से ऑनलाइन होता है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग यूज करता है आदमी, या फिर एक ही फास्टैग कई गाड़ियों के लिए यूज करता है। तो सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि हर गाड़ी के लिए अलग फास्टैग होगा, मतलब एक गाड़ी के लिए एक फास्टैग होगा और उसको बनाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद उसको आप अपडेट भी करते हैं। उपयोगिता उपयोग दस्तावेजों का उपयोग करके IHMCL फास्टैग पोर्टल के माध्यम से KYC विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। फास्टैग जारी करने वाली बैंक शाखा में फॉर्म जमा करके ऑनलाइन भी अपडेट संभव है। तो इससे जो फास्टैग की धोखाधड़ी है वो रुक जाएगी। और क्योंकि जो ज़्यादा समय लगता है जमा करने में, हाईवेज पे जो टोल टैक्स होते हैं वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उससे छुटकारा मिलेगा और टाइम कम लगेगा। MID ने मौसम निगरानी के लिए पहल का अनावरण किया है। अपनी 151वीं वर्षगांठ बनाने के भारतीय मौसम विज्ञान MID ने हाल में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS लॉन्च किया है। इसका नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चरम मौसम की बेहतर निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए अन्य पहले शुरू की गई हैं। NFCS का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से समय पर जलवायु डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसका उद्देश्य जलवायु सेवाओं की डिलीवरी और उपयोग के उल्लेख वृद्धि करना। इसका लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जलवायु खतरा से बचाना। प्राथमिकता क्षेत्र जो है वो MID जलवायु डेटा प्राप्त करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए आपदा जोखिम में कमी, जल संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इन क्षेत्रों के अनुकूल जलवायु जानकारी अधिकतम लाभ पहुंचा सकती है। मतलब MID ने मौसम की निगरानी के लिए पहल का अनावरण किया है, जिससे जल संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अनुकूल जलवायु जानकारी लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंचे और त्वरित पहुंचे,
जिससे वो अपनी नीतियां बना सकें और उस पर कार्रवाई कर सकें। इसके लिए मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। उपयोगकर्ताओं को हाइपर लोकल मौसम अपडेट देने के लिए एक राष्ट्रीय मोबाइल ऐप जारी किया गया है। MID के नए मोबाइल एप्लीकेशन के हिस्से के रूप में मौसम ग्राम नामक एक नया मंच पेश किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को उनके सटीक स्थान के लिए वर्तमान लोकन, पूर्वानुमान और चेतावनी अलर्ट सहित हाइपर लोकल मौसम अपडेट तक पहुंचने में सक्षम करेगा। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी और खासकर जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं, जहां आपदाएं आती रहती हैं, उन लोगों को उनकी जान माल को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। 2023 में वैश्विक जल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई। 2023 में ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट से पता चला कि 77 से अधिक देशों ने पिछले 45 वर्षों में अपना उच्च औसत वार्षिक तापमान झेला है। अभूतपूर्व गर्मी सभी मौसम में दिखाई देती है, जिससे पानी के साथ साथ वर्षा पैटर्न भी प्रभावित हुआ है। मौसम प्रणालियों पर वार्मिंग प्रभाव। अध्ययन में लेखकों का कहना है कि पिछले साल वैश्विक जल चक्र पर एक उभरते हुए एक नीनो चरण परिवर्तन वाले उत्कर्षवर्तीय वर्षा क्षेत्र का प्रभावित हुआ है। मिट्टी की नमी में रुझान, गर्म और शुष्क हवा के बावजूद कृषि प्रथाओं के विकास में जैसे कई संभावित कारकों के कारण वार्षिक मिट्टी की कमी नमी 1998 से 2005 के बीच औसत 3.5% बढ़ गया है। मतलब मिट्टी में नमी बढ़ रही है, लेकिन 2000 के 1958 से 1905 के बीच में मिट्टी में नमी बढ़ी और 2000 के दशक की तुलना में जनवरी 2022 में बर्फ और भूजल सहित कुल स्थलीय जल भंडारण में कमी और गिरावट आई है। इसके अलावा वनस्पत में परिवर्तन आया है। आ, 2024 के लिए आगे देखते हुए अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा होने की संभावना है, लेकिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कम वर्षा होने की संभावना है। केरल ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। केरल औषध नियंत्रण विभाग ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए फार्मेसियों में अचौक छापेमारी करना है। केरल ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इसमें क्या है कि एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग हो रहा है को रोकने के लिए अचौक निरीक्षण, जो बिना डॉक्टर के लिखे जो लोग दवाई दे देते हैं मेडिकल स्टोर वाले, उन पे अचौक निरीक्षण करना। MRI बैक्टीरिया और गौरव को उन्हें रोकने का मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का विरोध करने की क्षमता को संदर्भित करता है। मुख्य महामारी मारी जाने वाली MR 2019 में वैश्विक स्तर पर 5 बिलियन मौतों से जुड़ी थी, जिनमें 1.3 मिलियन मौतें सीधे तौर पर जिम्मेदार थी। औषध नियंत्रण की भूमिका। केरल में औषध नियंत्रण में कहा गया है औषध नियंत्रण विभाग की OTC एंटीबायोटिक बिक्री को रोककर एंटीबायोटिक उपयोग को अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सार्वजनिक भागीदारी। जनता और औषध नियंत्रण विभाग को डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक बेचने वाली फार्मेसियों को रिपोर्ट करके भाग ले सकती हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। इसका मतलब है अब केरल में जो ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, इसके द्वारा बिना डॉक्टर की लिखी हुई पर्चियों के बिना जो मेडिकल स्टोर दवाई दे देते हैं और लोग अपने मन से दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं या एंटीडोज नहीं होता या दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसको रोकथाम करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। 15 जनवरी थल सेवा आर्मी डे। भारत में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस में अवसर देश की रक्षा में कार्यरत तथा शहीद हुए बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। पंद्रह जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर, भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ
का कार्यभार ग्रहण किया था, इसलिए 15 जनवरी को थल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह 14 जनवरी सशस्त्र बल महत्वपूर्ण सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल महत्वपूर्ण सैनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 2017 से मनाया जा रहा है। इससे पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस कहा जाता था। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाने का कारण, इसी दिवस पर भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। तो 15 जनवरी को आर्मी डे और 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस है। 15 जनवरी 2024 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 149वां स्थापना दिवस है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया है, जिसे अटल सेतु भी नाम से जाना जाता है। कहा जो भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल के उद्घाटन का प्रतीक है। 17,814 करोड़ की अधिक लागत से निर्मित 21.8 किलोमीटर लंबे लिंक का लक्ष्य मुंबई, दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा को सुगम बनाना और समय को 120 मतलब 2 घंटे से कम करके 20 मिनट करना है। ठाणे की क्रीक में फैला 6 लेन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 2014 से निर्माणाधीन है। यह वायडक्ट के पानी के ऊपर 16 किलोमीटर के साथ साथ जमीन पर 5.5 किलोमीटर खंड शामिल है। इसका लक्ष्य दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच के समय को कम करके 120 मिनट से 20 मिनट करना लाना है। भारत के सबसे लंबे समुद्री लिंक के रूप में MTHL वैज्ञानिक अंतरिक्ष का लाभ उठाते हुए घरेलू प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इसे ऐसी अधिक महत्वपूर्ण ढांचागत दृष्टिकोण की भी नींव रखता है। ये जो अटल सेतु बना है, इसमें भारत के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भारत की घरेलू प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ये बनाया गया है। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल है, जो दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। इससे कनेक्टिविटी पे प्रभाव सवेरी से शुरू होकर या मार्ग ठाणे क्रीक को पार करके मुंबई को आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निकटतम औद्योगिक केंद्रों से जोड़ता है। यह मुंबई और नवी मुंबई के बीच सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिससे निर्बाध माल के लोगों को आना जाना और माल ढुलाई हो सकती थी। इस परियोजना में सावेरी, शिवाजीनगर, जसाई और चिरले के इंटरचेंज शामिल हैं। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर बांद्रा से मोटर चालक 20 मिनट के भीतर नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के दिव्य आत्मा का संचार करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाने वाला एक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें शोभा यात्रा, रिवास, अभिषेक ये सब अनुष्ठान होंगे और नेत्रो मिलन ये सब होगा। और इसके बाद राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन की मतलब प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री और मोदी, कई सारे केंद्रीय मंत्री, पूरे भारत के सारे प्रमुख धर्मों के लोग, हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी प्रमुख आचार्य, संत, साधु संत, भारत के हर क्षेत्र से प्रमुख जो हस्तियां थी वो वहां शामिल हुई और तब से लोग जो है रामलला के दर्शन कर रहे हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक, योद्धा आइकन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना, वे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। तत्पश्चात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश भर में सेमिनार, भाषण, युवा वार्ता, योगासन, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कुछ तथ्य हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नारायण नाथ दत्त था। वे 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वे भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का प्रेरणा माना जाता है। उन्होंने 1893 में अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और विश्व से हिंदू धर्म को परिचय कराया था। स्वामी विवेकानंद को उनकी प्राचीन हिंदू दर्शन के ज्ञान, काव्य तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन के अवसर पर भारत ने सशस्त्र बलों के लिए नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का उपक्रम का अनावरण किया। भारत सरकार ने अपने सेनाओं को आधुनिक आधुनिक असॉल्ट राइफल उनके लिए उग्रम का अनावरण किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उग्रम नाम से एक नई 7.62 मिमी कैलिबर असॉल्ट राइफल विकसित और लॉन्च की है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पुरानी इंसास राइफलों की जगह एक मानक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। सैन्य और कानून प्रवर्तन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी उद्योगों के साथ इस बंदूक का निर्माण किया गया। इसका डिजाइन विश्वसनीयता, सटीकता और हल्की और मजबूत है। मुख्य विशेषताएं आधिकारिक तौर पर 6.62 मिमी असॉल्ट राइफल के रूप में नामित उग्रम वैश्विक स्तर पर नाटो बलों के साथ उपयोग में आने वाले समान बड़े कैलिबर कारतूस को फायर करता है, जिससे प्रचुर मात्रा में गोला बारूद की अनुकूलता सुनिश्चित होती है। 4 किलोग्राम से कम वजनी है। इस राइफल में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण घटकों में स्टील जैसी सामग्री शामिल की गई है, जबकि गश्त पर सैनिकों के लिए वजन प्रबंधनीय रहता है। 500 मीटर की प्रभावी रेंज उग्रम को अधिकांश पैदल सेना युद्ध प्रदेशों के लिए उपयुक्त बनाती है। सैनिकों को बेहतर सामरिक बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करने की इसकी सटीकता और रोकने की शक्ति 5.56 मिमी इंसास राइफल से अधिक है। यह नई असॉल्ट राइफल परियोजना देश के पारंपरिक सैन्य औद्योगिक आधार का लाभ उठाते हुए पुराने आयातित प्लेटफार्मों को स्थानीय स्तर पर इंजीनियर हथियारों के बदलने के लिए छोटे हथियारों में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उदाहरण देता है। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मौजूदा प्रधानमंत्री के बाद लोकप्रिय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को देश का प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। इस सप्ताह कैबिनेट में बदलाव किया। बढ़ती राजनीतियों के बीच एलिजाबेथ बोर्न ने इस्तीफा दे दिया था। महज 43 साल की उम्र में पूर्व सरकार के प्रवक्ता आज इतिहास के फ्रांस के सबसे कम लोग के सरकार के प्रमुख हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख भारतीय डेवलपरों को कौशल प्रदान करने के AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिकी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी है। उसने AI ओडिसी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल्स और प्रौद्योगिकी के उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मतलब 1 लाख लोगों को ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स
और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उच्च स्तर की उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। महीने भर चलने वाली मुफ्त ऑनलाइन कार्यक्रम AI में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को AI समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड सेवाओं को लागू करने में विशेष सक्षमता बनाने में मदद करने के लिए सीखने की सामग्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है। भारत की तकनीकी प्रतिभा को निखारना। माइक्रोसॉफ्ट AI डोमेन कंप्यूटर विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों में से एक नवाचार का नेतृत्व करने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी प्रतिभा को सशक्त बनाने और एक बड़े निवेश को प्रोत्साहित करेगा। आईडेक्स वाइब्रेट गुजरात 2024 में आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगा। भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDIO 10-12 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण में भाग लेगा। वाइब्रेट गुजरात का मतलब है जहां औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जाता है ताकि विकास की परियोजनाएं उद्योग धंधे लग सकें। तो उसमें आईडेक्स वाइब्रेट गुजरात 2024 में आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट भारतीय गुजरात वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जिसकी सफल परिकल्पना 2003 में तत्कालीन गुजरात CM मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई थी। यह निवेश, ज्ञान विज्ञान, साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्लेटफॉर्मों में से एक है। यह शिखर सम्मेलन उद्योग 4.0, स्वच्छ ऊर्जा, स्थिरता आज जैसे आधुनिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करेगा और यहाँ कंपनियों को विश्व स्तरीय नवीन उत्पादों और तकनीकी प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें प्रदर्शन में भविष्य की जो तकनीकी होगी उनका प्रदर्शन किया जाएगा। 10 जनवरी हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों में हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। हिंदी दिवस की सबसे अधिक बोले विश्व में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों में अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह हिंदी दिवस से अलग कैसे है? मतलब विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारे संविधान में 14 जनवरी को 14 सितंबर को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए उस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए उस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है। डेनमार्क और की सरकार ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। यह नई साझेदारी स्वच्छ हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही इसका मकसद दोनों देशों को कार्बन तटस्थता तक पहुंचने में अपने साझा लक्ष्यों को बढ़ाने में मदद मिले। ग्रीन फ्यूल अलायंस का जो लक्ष्य है, GI का नेतृत्व भारत में डेनिश दूतावास वाणिज्य महादूतावास द्वारा किया जाता है। यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित 2020 की रणनीतिक साझेदारी के तहत स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप है। यह गठबंधन तब हुआ था जब भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। डेनमार्क पहले ही जलवायु कार्रवाई में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और 2050 तक पहले ही कार्बन तटस्थता हासिल करने की इरादा रखता है। इसके जो संस्थापक उद्योग सदस्य हैं उसमें मार्स वैश्विक शिपिंग दिग्गज हल्दोर टोप्सो, उमवेल एनर्जी,
यूरोपियन सस्टेनेबल सोल्यूशन, नोवोजाइंस, डैनफांस, सैम मैक्स, बदर हाइड्रोजन डेनमार्क। गठबंधन भारत में हाइड्रोजन अलायंस, आईआईटी मद्रास के एनर्जी कंसोर्टियम, डेनिश एनर्जी एजेंसी और स्टेट ऑफ ग्रीन जैसे लाभकारी संस्था सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहेंगे। तो इसमें भारत और डेनमार्क ग्रीन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के समुदायों के लोगों को, विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा की गई थी। प्रवासी भारतीय सम्मान, यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के लोगों द्वारा शुरू की संस्था को प्रदान किया जाए। यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे भारत की बेहतर समझ, भारत के उद्देश्य और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग, भारत तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना, भारत अथवा विदेशों में मानवीय अथवा सामाजिक परोपकार, स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण, परोपकारी कार्य, किसी क्षेत्र में ऐसा कार्य जिससे भारत का नाम रोशन हुआ है, ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिया जाता है। कोच्चि लक्षद्वीप समूह जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मुक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से लक्षद्वीप समूह के लिए 1145 करोड़ की अधिक की विकास पहल के साथ एक जलमग्न फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप को यह हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा। कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना लक्षद्वीप द्वीपों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला पहला समुद्री केबल लिंक है। 1868 किलोमीटर यह केबल नेटवर्क 1072 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यह द्वीप के निवासियों को 100 गुना तेज इंटरनेट प्रदान करेगा, जिसमें वर्षों की बैंडविड्थ बाधा समाप्त हो जाएगी। इससे विश्वसनीय उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी द्वीप की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों के लिए नए अवसरों को खोलती है। इससे जो है वहाँ ई गवर्नेंस क्षमता का बढ़ावा, वैज्ञानिक सार्वजनिक सेवाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल हो सकेगी, ऑनलाइन शिक्षण मंच प्रदान होगा, वाणिज्य डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और ट्रेडिंग चालू हो सकेगी और पर्यटन, निवेश और आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। भारत और लक्षद्वीप के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, उसके होने से वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, उसके बाद डिजिटल बैंकिंग और ट्रेडिंग हो सकेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च। भारत सरकार ने भारतीय रेल में 30 दिसंबर को अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इन ट्रेनों का उद्देश्य आम आदमी के लिए ट्रेन के अनुभव को बेहतर बनाना है। अमृत भारत एक्सप्रेस क्या है? पहले विकास चरणों के दौरान वंदे साधारण के रूप में जाना जाता था। अमृत भारत एक्सप्रेस 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से शीर्ष करती वाली नवीनतम पुश पुल ट्रेन है। नारंगी ग्रे के जीवंत रंगों के साथ इसमें 2 सिरों में 6000 HP के लोको इंजन होते हैं। मतलब ये ऐसी ट्रेन है जिसमें आगे पीछे दोनों इंजन होते हैं जो पुश और पुल का काम करते हैं, और ये 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। गैर वातानुकूलित अमृत भारत एक्सप्रेस विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित यात्रियों और प्रवासी कार्यबल के लिए डिजाइन की गई है। 22 कोचों में से 8 सामान्य श्रेणी के
और 22 शयनयान श्रेणी के होते हैं। पहली जो अमृत भारत ट्रेन है वो यूपी अयोध्या से दरभंगा, बिहार दरभंगा के चलने की संभावना। दूसरा हुआ दक्षिण और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल के मालदा को जोड़ेगा, बंगलोर को मालदा से जोड़ेगा। सरकार ने 34 लाख किसानों को वापस पीएम किसान योजना से जोड़ा है। भारत ने अपने पीएम किसान कार्यक्रम में 34 लाख किसानों को और जोड़ा है। पीएम किसान लाभ और पात्रता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। सालाना 6 लाख रुपए से कम आय वाले पात्र भूमि धारक परिवारों को हर 3 महीने पे 2,000 रुपए मिलते हैं और साल में 6,000 रुपए मिलता है 3 किस्तों में। 2019 के लॉन्च के बाद इसमें 12 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें धन प्राप्त हो चुका है। इसी में 34 लाख लोगों को और जोड़ा गया है। कवरेज को बढ़ावा देने के और चल रहे हैं प्रयास। पात्र किसानों, विशेष रूप से कमजोर समूह जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है, के बीच पीएम किसान कवरेज को बढ़ाने के लिए 15 नवंबर को एक देशव्यापी यात्रा शुरू की गई है। इसने 34 लाख अभ्यर्थियों को बहाल किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पर्यावरण अनुकूल सौर सेल सामग्री विकसित की। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नवीन सौर संचयन सामग्री बनाई है जो जहरीली शीशे के स्थान पर हरित मैग्नीशियम का उपयोग करती है तथा किफायती और टिकाऊ फोटोवोल्टिक के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पर्यावरण अनुकूल सौर सेल सामग्री विकसित की है। मुख्य गुण ये फोरोस्क्वाइप सोलर सेल में कम लागत तथा जबरदस्त क्षमता दर्शाती है। मुख्य धारा में संक्रमण जहरीले शीशे वाले फार्मुलेशन का उपयोग करते हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष है। भारत की इंटर ऑपरेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर। या डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालतें, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में निर्बाध डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। मतलब आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उसका जो डेटा संरक्षित करने में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है देश में। भारत ने ऑटो पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ाया। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड सेंसिटिव पीएलआई प्रोग्राम के तहत 2028 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही संशोधित नियम सुरक्षित अवैधों को अतिरिक्त स्पष्टता और रियायतें प्रदान की गई है। बाद में ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों के उत्पादन के लिए नई नई कंपनियां लगे, उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है। उसके लिए सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जिसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नीना सिंह औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नीना सिंह ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह विशेष सुरक्षा संगठन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला और 30वीं सीआईएसएफ महानिदेशक बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परमाणु ऊर्जा संसद, अंतरिक्ष स्थापनाएं, खदानें और तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई अड्डे, भारी वाहन संयंत्र, बांध और बिजली संयंत्र, मुद्रा प्रेस जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों की देखभाल और सुरक्षा करती हैं। भारतीय नौसेना ने शिवाजी से प्रेरित होकर नया रैंक प्रतीक चिन्ह बनाया है। उपनिवेशवाद के अवशेषों को त्यागने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर वाले तत्वों को शामिल करते हुए शीर्ष एडमिरलों के लिए पुनः डिजाइन किए कंधों की प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। जो सेना अधिकारियों के ऊपर एडमिरल जो नौसैनिक एडमिरल होते हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो फीते लगे होते हैं, जो प्रतीक चिन्ह होगा उसमें बदलाव किया है। भारत ने अर्थशास्त्री एडमिरल पाणगा के नेतृत्व से 16वें वित्त आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्ष के लिए केंद्र और राज्यों के वित्तीय वितरण की समीक्षा करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष इस पहल का नेतृत्व करेंगे। संविधान के अनुच्छेद
इसी के तहत वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में निर्धारित कार्य के लिए किया जाता है, जैसे केंद्रीकृत में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण, राज्यों के केंद्रीय अनुदान को नियंत्रण करने वाले सिद्धांत, भारतीय स्थानीय सरकार संसाधनों को बढ़ावा देने करने की उपाय की सिफारिश। 16वां वित्त आयोग 2023 के अनुसार द्वारा बनाया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। सागर परियोजना के 10वें संस्करण का उद्घाटन। भारत के मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सागर परिक्रमा मछुआरों के बीच सरकारी कल्याण की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और वाले तटीय यात्रा है। यह 15 दिवसीय यात्रा आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में मछली पकड़ने के बंदरगाहों और गांवों तक फैली हुई है। इसके केंद्र बिंदु है मौजूदा पहलों में लाभार्थियों का परिचालन, मत्स्य विकास योजनाओं के तहत प्रावधान पर संपत्तियों का वितरण, फिशर के माध्यम में ऋण पहुंचने की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और शिकायतों और जमीन की हकीकत को संबोधित करना है। भारत और यूएई ने पहला सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का लॉन्च किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सेना ने 2 जनवरी को राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन नामक अपना पहला युद्धाभ्यास सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास लॉन्च किया है। इसका अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देना। भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और यूएई की जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 से अधिक सैनिकों ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित 14 दिवसीय अभ्यास में भाग लिया है। प्रमुख अभ्यास इसमें जो फोकस गतिविधियां होंगी उसमें प्रमुख अभ्यास में शामिल संयुक्त कमान केंद्रों की स्थापना, घेराबंदी और तलाशी, छापेमारी, हेलीकॉप्टर मिशनों को अंजाम देना और निर्मित क्षेत्रों का प्रबंधन। इस तरह के सहयोग अभ्यास बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को संकेत देने वाले सेनाओं के बीच सिद्धांतों और रणनीतिक मान्यता में मदद करते हैं। यह अपनी तरह का पहला डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हाल के वर्षों में भारत यूएई रणनीतिक सहयोग को गहरा करने का प्रतीक है, क्योंकि दोनों देश सैन्य कूटनीति में तेजी ला रहे हैं। तो ये था सरकार स्क्वायर किलोमीटर एरा वेधशाला स्कोडा में शामिल हुआ। भारत ने औपचारिक रूप से स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO के लिए साइन अप किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन बनाने की एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। SKAO एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साइटों पर हजारों दूरबीन एंटीना के एक विशाल संग्रह है। यह एकल विशाल दूरबीन सारणी के रूप में आपस में जुड़ेंगे। यह खगोलीय विदों को ब्रह्मांडीय समझ को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक दूरी पर खगोलीय घटनाओं की जांच करने में सक्षम बनाएगा। भारत की पिछली भागीदारी और योगदान। भारत वैज्ञानिकों पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और अन्य संसाधनों के माध्यम से दशकों तक एस्को के विकास में भाग लिया है। वैश्विक सहयोग में मेगा की विकास विज्ञान परियोजनाओं, विज्ञान इंजीनियरिंग और उद्योगों में फैले 15 से अधिक देशों को एक साथ लाती है। यह दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों को एकजुट करके SKO आधुनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके ब्रह्मांड को अनलॉक करने के लिए भू राजनीति के ऊपर उठने वाली वैज्ञानिक एकता का प्रतीक है। तो ये था जनवरी का करंट अफेयर्स, जनवरी का समसामयिकी। इसमें इतने सारे टॉपिक कवर किए गए थे। अगले वीडियो में फरवरी के करंट अफेयर्स शामिल करेंगे। लगभग 50 टॉपिक होंगे जो इसमें शामिल करेंगे। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और जो तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक ये पहुँचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय।